हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इतिहास के कक्षा 8 के 9वें चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक को समझेंगे। देखिए, ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो हम पिछले वीडियोस में पिछले चैप्टरों में देख चुके हैं। यहाँ पे चित्र 1 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हुआ राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलावों ने लोगों के लिए को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्थाएं उन सभी के लिए हैं। इस जवाब के साथ यह एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। देखिए, एक सवाल सबके सामने आने लगा कि यह देश क्या है और यह किसके लिए है। तो इसका जवाब था वो यह था कि जो भारत का मतलब है वो यहाँ की जनता से है। वो बिना किसी, वो यहाँ पे जो भी वर्ग के, जिस भी रंग के, जाति के, पंथ, भाषा या जेंडर के जो भी लोग हैं, यह उनका घर है और ये सारे संसाधन सिर्फ भारतीयों के लिए ही हैं। धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि जो अंग्रेज हैं वो भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा किए हुए हैं और जब तक यह कब्जा ख़त्म नहीं हो जाता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। आगे है कि यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। देखिए, 1870 और 1800 के दशक के आसपास कुछ संगठन, राजनीतिक संगठन बने और जिनमें ये सोच ज़्यादा उभर कर आ रही थी। कुछ फेमस जो संगठन थे वो है पूना राज्य सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इस तरह की और भी ये काफ़ी प्रमुख संगठनें थी। पूना सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का अर्थ मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। हालांकि इनमें बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभु मतलब कि बिना हस्तक्षेप के, बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसला लेने की आज़ादी होनी चाहिए। देखिए, ये जो संगठनें थी वो ज़्यादातर सार्वजनिक थी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि पूना सार्वजनिक सभा। इनका जो लक्ष्य था वो सिर्फ कुछ हिस्सों के लिए नहीं था, वो पूरे देश के लोगों के लिए ही वो इस सोच से काम कर रहे थे कि जो लोग हैं उनको संप्रभु होना चाहिए। कि मतलब कि लोगों के जो लोगों को बिना बाहरी हस्तक्षेप के अपने स्वतंत्र रूप से अपने मामलों में फैसले लेने की आज़ादी हो जानी चाहिए। जैसे भारत उस समय अंग्रेजों के अधीन था, तो उनको कोई भी फैसला था वो अंग्रेजों की मदद से ही लेने पड़ते थे। तो इन संगठनों का ये मानना था कि लोगों को अपने फैसले खुद ही लेने चाहिए। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश सरकार शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है
तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती थी। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू कर दिया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। देखिए, 1880 और 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काफ़ी असंतोष गहरा हो गया था, क्योंकि उन्होंने कई कानून पारित किए थे। उनमें से एक था आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट में क्या होता था कि अब भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे। फिर ब्रिटिश सरकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसमें था कि अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस कोई भी आपत्तिजनक चीज छापती थी कि जिससे अंग्रेजों को लगता था कि ये उनके विपरीत है, तो वो उस प्रिंटिंग प्रेस की सारी संपत्ति को जब्त कर सकते थे। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू किया। इसको लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ। इसमें प्रावधान था कि जो भारत के जो न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, वो ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि जो भारत में जो काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच में समानता स्थापित की जा सके। लेकिन अंग्रेजों के विरोध ने सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात पर काफ़ी विरोध किया और इस घटना से भारत में जो अंग्रेजों के जो असली रवैये थे उसका पता चलने लग गया था। आगे है कि पढ़े लिखे भारतीयों में एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से महसूस होती की जा रही थी, परंतु एल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय मुंबई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम्स ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। देखिए, ये जो संगठनों की जरूरत होती थी वो 1880 से ही महसूस की जा रही थी, लेकिन जो एल्बर्ट बिल था उसने और भी इस चाह को गहरा कर दिया था और 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला ले लिया। इसमें जो प्रमुख नेता थे वो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और अनेकों काफ़ी प्रमुख नेता थे और वो ज़्यादातर कलकत्ता और मुंबई के आसपास के ही थे। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? देखिए, मुंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश के भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनिक रूप में लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था थी। तो उनको लगता था कि जो कांग्रेस थी किसके पक्ष में बोलेगी, लेकिन यह तो भारत के विभिन्न समुदायों की एक संस्था थी, यह राष्ट्रीय एक संस्था थी। तो यह किसी एक वर्ग या किसी एक जाति के बारे में पक्ष में नहीं बोलनी थी, इसको पूरे देश का हित लेकर अपने फैसले सुनाने थे। चित्र 2 में है दादा भाई नौरोजी। नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन की आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई है। आगे है उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए
परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों के भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। देखिए, जो कांग्रेस थी यह 20 सालों तक तो मध्यमार्गी पार्टी जानी गई, क्योंकि यह बीच के ही रास्ते निकालती थी कि जिससे जो भारतीय हैं जो सरकार थी उसमें कुछ ना कुछ पद हासिल कर ले कि जो विधान परिषद थे वहाँ पे भी भारतीयों को जगह दी जाए और उनको भी कुछ अधिकार दी जाए, और जहाँ पे परिषद नहीं है वहाँ पर उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जा सके, और इसके लिए उन्होंने मांग की कि जो सिविल सर्विसेज हैं वो लंदन के साथ साथ भारत में भी ऐसी परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए ताकि भारतीय उच्च पद पर जाएं और भारतीयों के लिए ही कुछ काम करें। आगे है कि शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसर का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों की जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के से अलग कर दिया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। देखिए कि धीरे धीरे लोगों की जो मांग थी वो यह थी कि अब जो महत्वपूर्ण नौकरियां थी वहाँ पर भी भारतीयों को पद दिए जाएं, लेकिन अंग्रेज मानते थे कि भारी भरकम जिम्मेदारी वाले पद भारतीयों को नहीं दे सकते, क्योंकि जो अंग्रेज अफसर थे वो जो अपना वेतन लेते थे वो ब्रिटेन भेज देते थे। लेकिन अगर भारतीयकरण से जो धन संपत्ति थी वो कुछ हद तक भारत में ही रुकने लगेगी। फिर भारतीयों की मांग हुई कि जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, और जो आर्म्स एक्ट था कि जिसमें भारत के लोग अपने साथ हथियार नहीं रख सकते थे उसको भी खारिज किया जाए और उनको बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए। निरस्त करना क्या होता है कि किसी कानून को समाप्त करना। आगे है कि शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थ का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगाम कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाएं। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों के काम में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। देखिए, जो कांग्रेस थी उन्होंने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए, जिसके कारण कि जो ब्रिटिश ने जो भारी भरकम जो कर लगा रखे थे नमक के ऊपर या जो आयात था निर्यात था उसके ऊपर, उनको कांग्रेस की मांग थी कि उन लगानों को कम किया जाए ताकि जो भारत के जो मजदूर हैं, जो यहाँ के जमींदार हैं, काश्तकार हैं, उनको थोड़ा सा राहत मिले। जो वनवासी थे उनके ऊपर जो परेशानियां बढ़ रही थी उसको भी थोड़ा कम किया जाए। जो भारत के जो मजदूरों के साथ विदेशों में जो बर्ताव हो रहा था उसको भी थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा विचार किया जाए ताकि उनको राहत मिले। इसे पता चल रहा था कि इन प्रस्तावों से कि जो कांग्रेस थी वो केवल सिर्फ पेशेवर समूहों, जमींदारों या उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी, वो अन्य वर्गों की भी सोच रही थी। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश की आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यमार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया चाहिए।
देखिए, जो मध्य मार्गीय जो नेता थे वे अलग अलग जगह पर अपने प्रतिनिधि भेज रहे थे और उनको लगता था कि जो सरकार है वो न्यायपूर्ण है और वो उनकी मांगों को मान लेगी। आगे है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस की राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लग गए थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए, बहुत सारे जो लोग थे वो कांग्रेस के जो तौर तरीके थे उन पर सवाल खड़े करने लगे थे। देश के विभिन्न इलाके बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता थे। वो उनके जो विचार थे वो परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने वाले थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति और नरमपंथियों की जो विचार थे उसकी आलोचना की। उनका कहना था कि आत्मनिर्भर और रचनात्मक कामों पर के महत्व पर हमें जोर देना चाहिए। लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए और लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। 1905 में वायसरॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल के हिस्से थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। देखिए, 1905 में वायसरॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, लेकिन उसका फायदा किसको होना था या इस सुविधा से क्या मिलने वाला था? तो इसका ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो बंगाल का जो विभाजन था उससे जो वहाँ के जो बंगाली राजनेता थे उनका जो प्रभाव था वो लोगों पर कम हो जाए और जो बंगाली जनता थी उसको बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज दिखाई दी। देखिए, बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। कांग्रेस और अन्य जो संगठन थे उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। जगह जगह जनसभाएं आयोजित की गई, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए और इसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह है चित्र 3 में है बाल गंगाधर तिलक। मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन में निकले वाले मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। आगे है स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूसों में शामिल होने लगे। उसमें ये जो स्वदेशी आंदोलन थे वहाँ पे आंध्र के जो डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थान और वस्तुओं का बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे।
देखिए, जो ये स्वदेशी आंदोलन था, इसने ब्रिटिश शासन का खूब जमकर विरोध किया और इससे जो स्वदेशी उद्यम थे, स्वदेशी जो रोजगार थे, जो राष्ट्रीय जो शिक्षा थी और भारतीय भाषा का उपयोग करने पर बढ़ावा दिया। और जो कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ कर फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के भी समर्थक हो रहे थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई, जिन्हें मुसलमान मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदायों के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने की लालच पैदा हो गया था। देखिए, 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों ने एक समूह में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया, लेकिन इस लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए और 1909 में सरकार ने यह मांग भी मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमानों की भी होती थी और जो मुसलमान जो मतदाताओं थे उन्होंने चुनकर अपने जो समुदाय के जो लोग थे वो राजनेता बना दिए गए और लोगों को लगा कि इससे उनका फायदा होगा। 1907 में कांग्रेस पार्टी टूट गई। मध्य मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी भारत से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों ने एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश के प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। देखिए, 1907 में कांग्रेस टूट गई, लेकिन 1915 में दोनों खेमों ने एक बार फिर एकता स्थापित कर ली और अगले साल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत हुए, जो लखनऊ में हुआ था और दोनों संगठनों ने देश के प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला कर लिया। आगे है कि जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी इस आंदोलन का योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्च को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों को भारी उछाल आ गया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसे कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं कि इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग बढ़ा दी और अन्य देश से भारत आने वाली आयात में कमी ला दी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। देखिए, राष्ट्रवाद का उदय होने लग गया था। 1919 में अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था वो एक जन आंदोलन बन गया था। इसमें सभी तबके के लोग, किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं, यहाँ तक कि मजदूर भी कई बार आंदोलनों में शामिल होते थे। और धीरे धीरे जो पहला विश्व युद्ध था उसने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदल दिया था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो जब भारत सरकार के जो खर्च थे उससे ही उनके जो सेना के जो व्यय में जो इजाफे हुए थे, जो युद्ध की आपूर्ति के लिए जो जरूरती चीज़ों थी उसमें जो उछाल आ गया था। इसकी वजह से उन्होंने आम आदमी की जो जिंदगी थी वो मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने कर बढ़ा दिए थे।
आगे है कि दूसरी ओर ये व्यावसायिक जो समूह थे वो युद्ध से मुनाफा कमा रहे थे, क्योंकि उनकी युद्ध में जो औद्योगिक वस्तुएं थी उनकी मांग बढ़ रही थी, और जो देश से जो भारत आने वाले जो आयात थे उसमें कमी ला दी थी, और इसी की वजह से जो भारतीय उद्योग था उसका विस्तार हो चुका था। आगे है कि युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डालने जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों को किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लग गए थे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रीयवादी को नई प्रेरणा मिलने लगी। देखिए, युद्ध के कारण जो सिपाही थे जो गांव से भर्ती हो रहे थे, जो वो जब दूसरे देशों में युद्ध करते थे और वहाँ से जब वो लौटते थे तो उनको ये समझदारी लेकर लौटे कि जो साम्राज्यवादी जो शक्तियाँ हैं वो एशिया और अफ्रीका के लोगों का बहुत शोषण कर रही है। इसके फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का जो विरोध करने लग गए थे। इसके बाद जो 1917 में रूस में क्रांति हुई, और इस घटना के चलते किसान और जो मजदूर थे वो भी अपने विचार बड़े पैमाने पर फैलाने लगे थे। इससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लग गई थी। महात्मा गांधी का आगमन। इन्हीं हालातों में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 40 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदी, मुस्लिम, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्ग, व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। देखिए, जो गांधी जी थे वो 1915 में 40 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ जो अहिंसक आंदोलन चला रहे थे उसकी वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी काफ़ी मान्यता थी और लोग उनको आदर करते थे। इसकी वजह से वो जो भारत के विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे, और उनको देश भर में भारतीयों से, इस तरह के लोगों से मिलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। उनकी शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़तालों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। देखिए, इस चित्र 6 में है नटाल कांग्रेस के संस्थापक, डरबन दक्षिण अफ्रीका 1895। आगे है कि जो गांधी जी पूरे पहले साल उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया, और वो लोगों की जो ज़रूरतें थी, जो उनके हालात थे, वो उनको समझने में लगे हुए थे। उनके जो शुरुआती प्रयास थे वो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के जो स्थानीय आंदोलन थे उसके रूप में सामने आए। फिर उनका इन्हीं आंदोलनों में उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हो गया, और 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों के साथ हड़ताल की और वो सफलतापूर्वक उसका नेतृत्व किया। आगे है रोल्ट सत्याग्रह। रोल्ट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल में ही पारित किए गए रोल्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि वह इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाए जाएं और हड़तालें की जाएं।
आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। देखिए, एक जो रोल्ड सत्याग्रह था वो शुरू हुआ 1919 के जो अंग्रेजों ने जो रोल्ड कानून था उसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान गांधी जी ने किया, क्योंकि ये जो कानून जो ये पारित किया था इससे जो अभिव्यक्ति करने जो स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्ति थी वैसे मूलभूत जो अधिकार थे उस पर पाबंदी लगा दी गई थी और पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की जो बुनियादी जो स्वतंत्रता है उस पर वो रोक नहीं लगा सकते, उनका कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को रोल्ड कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी भी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि वो इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाएं और अपमान या याचना दिवस के रूप में भी मनाएं और हड़तालों में जाएं। चित्र 7, वहां परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी। बाद में इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशान की तरफ इशारा कर रहे हैं। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रोल्ड सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि यह मोटे तौरों पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। नाइटहुड का मतलब है कि ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं व जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि। देखिए, जो रोल्ड सत्याग्रह था उसके खिलाफ पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन वह शहरों तक ही सीमित थे। फिर अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया। सरकार ने इन हड़तालों को रोकने के लिए 13 अप्रैल बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड करवाया, जिसमें हजारों लोगों की हत्या करवा दी गई। और इस जनसंहार को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। रोल्ड सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। देखिए, जो रोल्ड सत्याग्रह था उसने हिंदू और मुसलमानों के बीच में गहरी एकता बना दी थी। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इस तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थिति पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। देखिए, जो खिलाफत मुद्दा था वह भी इसी तरह एक मुद्दा था। अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा के पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जैसे जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था उससे भारत के लोगों में काफ़ी गुस्सा था और भारतीय मुसलमान भी यही चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य की स्थित पवित्र मुसलमानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनसे आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें।
1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन की ओर गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. गोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया। विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में एक भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहान पर खड़े थे। देखिए 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिल गई थी। हजार विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया था। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, गोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। अंग्रेजों ने जो उपाधियां दी थी उनको वापस लौटा दिया था। विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया था। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, जिससे विदेशी कपड़ों के आयात पर भारी गिरावट आ गई थी। लोगों की पहलकदमी। कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। खेड़ा। गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगलों में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर अपने अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उनका यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे, वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। देखिए अलग अलग जगह पर लोगों ने अलग अलग अपने अपने तरीके से अभियान चलाए। जो गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। आंध्र प्रदेश में जो शराबों की जो दुकानों थी उनकी घेराबंदी की गई। और गुंटूर जिले में जो आदिवासी थे और जो गरीब किसान थे उन्होंने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए क्योंकि वो सोचते थे कि गांधी राज जल्द ही आएगा और जो वन पर जाने पर उनकी जो पाबंदी है वो जल्द ही खत्म कर देंगे। सिंध मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन के जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। देखिए जो आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पर भी मुस्लिम व्यापारी और किसानों ने खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे और उनको राष्ट्रीय आंदोलन का एक नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों ने अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। महंत होते हैं कि सिख गुरुद्वारा के धार्मिक कर्ता धर्ता। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज के यशगान किया जाने लगा। देखिए जो पंजाब के जो सिख है वहाँ पे अकाली आंदोलन शुरू हो गया था। जो असम में जो चाय के बागानों में जो मजदूर काम करते थे उन्होंने अपनी तनख्वाह में इजाफा की मांग शुरू कर दी थी और उन्होंने अंग्रेजी वाले जो बाग थे वहाँ पे नौकरी छोड़ दी थी। उनका कहना था कि गांधी जी यही चाहते हैं। उन्होंने कृष्ण की जगह काफ़ी गीतों में गांधी राज का यशगान वो करने लग गए थे। जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी
जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहार मजदूरों का यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों को खुद अपनी उपलब्धियों के लिए गांधी जी का श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारी की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाई भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। देखिए धीरे धीरे महात्मा गांधी का जो लोकप्रियता था वो बढ़ने लगी थी और वो जनता के महात्मा बनने लगे थे। कई लोगों को गांधी जी एक मसीहा के रूप में लगते थे। उनको लगता था कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। किसानों को लगता था कि वो जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। मजदूरों को लगता था कि वो उनको जमीन दिला देंगे। आम लोग भी अपनी उपलब्धियों के लिए गांधी जी को ही श्रेय देने लग गए थे। वर्तमान के उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के जो किसानों ने गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में जो सफलता पाली थी, उनको लगता था कि यह भी सफलता उनको गांधी जी की वजह से ही मिली है और गांधी जी का नाम लेकर ही आदिवासी और किसान कुछ ऐसी कार्रवाइयां भी कर देते थे जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। चित्र 8 महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। देखिए जनता की उपजी छवियों में से महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बनी हैं, मार्गदर्शन कर रही हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे गांधी जी बैठ रहे हैं और यहाँ पे अन्य जो मार्गदर्शन कर रहे हैं अन्य नेताओं, ये वो दिखा रहे हैं। आगे है कि 1922-1929 की घटनाएं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। देखिए महात्मा गांधी हिंसा के बिल्कुल विरुद्ध थे, तो इसीलिए जब किसानों ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला करके 22 पुलिस वालों को मार दिया था, तो अचानक गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी ने के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास, यहाँ उनकी फोटो भी है राइट में, और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गाँव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 के शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलनों के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। देखिए असहयोग खत्म करने के बाद गांधी जी के जो अनुयायी थे वो ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे थे। इनमें नेता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की दलील थी कि पार्टी को जो परिषद के जो चुनाव है उसमें हिस्सा लेना चाहिए, जिससे जो सरकारी नीतियां हैं उन पर प्रभाव आ जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ IRS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों के सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए धीरे धीरे जो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो हिंदू
के जो संगठन थे उनमें थोड़े 1920 के दशक में दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उनका जो ये स्थापना हुई थी, भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की जो सोच थी उनमें गहरा फर्क था। और इसी दौरान जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह जी, वो भी सक्रिय थे। और धीरे धीरे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। चित्र 10 में है साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी। आगे है भगत सिंह का ये जो चित्र है, चित्र 11 में उन्होंने कहा था कि बहरे कानों को सुनाने के बाद धमाके की जरूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद व राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सोंड्रेस नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इस लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी। आगे है दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकलेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह में स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीर और गरीब के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। देखिए, पूर्ण स्वराज अपने आप नहीं आ सकता था, इसलिए गांधी जी ने सोचा कि इसके लिए लड़ाई में लोगों को उतरना होगा और 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वो नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे क्योंकि नमक का जो उत्पादन और जो बिक्री है उस पर सरकार का एकाधिकार था। गांधी जी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह भोजन का एक बुनियादी हिस्सा था। ये जो आंदोलन था इससे गरीबों और अमीरों के बीच जो मतभेद था वो भी पैदा नहीं हुआ था। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया था। चित्र 12 में है महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी, ये 6 अप्रैल 1930 की एक फोटो है। आगे है उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दों पर एक व्यावसायिक संघर्ष ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। देखिए, उन्होंने जो नमक कानून तोड़ा था और उन्होंने इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था, लेकिन सरकार ने जो इस शांतिपूर्ण जो सत्याग्रही के जो निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कूचने का प्रयास किया और हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया। चित्र 13 में है महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू, पेरिस 1931 की ये एक फोटो है। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है कि संघ के भीतर रहने वाले प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना।
सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। देखिए 1935 के आते आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया और जो चुनाव में से 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार भी बन गई थी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र किया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। देखिए 2 साल तक कांग्रेसी शासन के बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। हिटलर के जो प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस नेता ने ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे, लेकिन इसके बदले में वे भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। चित्र 14 में है भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त 1942। भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ें। गांधी जी ने इस भारतीय जनता से आह्वान किया कि वो करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं के फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। देखिए भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण था वो शुरू कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि वो फौरन भारत को छोड़ देंगे और उन्होंने करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करने लग गए थे। इसके लिए गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद भी यह आंदोलन फैलता गया। किसानों और युवाओं ने इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े और बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे लोगों में हवाई जहाज़ों से भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। देखिए 1943 तक 90,000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी और 1,000 लोग पुलिस की गोलियों से भी मारे जा चुके थे। कई जगह पर हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश हुए थे, लेकिन आखिर में इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ पे है चित्र 15 में है सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने महाद्वीपों के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का हाथ भी रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, जिससे फासला और बढ़ गया। देखिए मुसलमानों को लगने लगा कि उनकी जो संख्या है वो कम है, जिस कारण
किसी भी जो लोकतांत्रिक देश है उसकी संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका ही निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि जो संभव है कि उस मुसलमानों को जो प्रतिनिधित्व है वो ही नहीं दिया जाएगा। इसके लिए 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने इस स्वीकार नहीं किया, जिससे मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में फासला और बढ़ गया था। इससे ऊपर है ये हम कुछ चित्र हैं उनको देखते हैं कि चित्र 16 में मौलाना आजाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम 1942 की एक तस्वीर है। चित्र 17 में है गांधी जीना वार्ताओं से पहले गांधी जी के बाद करते चक्रवर्ती गोपालाचार्य 1944 की एक तस्वीर है। चित्र 8 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945-47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में से एक अहम भूमिका अदा की थी। चित्र 19 में है महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944 की एक तस्वीर है। चित्र 20 में है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं, जुलाई 1940 की एक तस्वीर है। चित्र 21 खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में वे अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। 1947 मार्च की एक तस्वीर है। आगे है कि 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में फंसे थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। देखिए, जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन यह जो वार्ता थी वो असफल रही क्योंकि लीग कहते थे कि वो ही भारतीय मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि थे, लेकिन जो कांग्रेस थी वो कहती थी कि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ हैं, तो उन्होंने इस दावे को मंजूर नहीं किया। 1940 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुसलमान बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों के सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यभावी था। देखिए, एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए, लेकिन उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, लेकिन जो मुसलमानों के लिए जो सीटें आरक्षित थी उसमें लीग को काफ़ी सफलता मिल गई और लीग की जो पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को देखते हुए स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए एक 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा था, लेकिन इस परिसंघ के जो सुझाव थे वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को ही कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे और वो उससे सहमत नहीं थे। आगे है कि कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने के लिए फैसला किया। उसने 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत में विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। देखिए, धीरे धीरे जो कैबिनेट मिशन की विफलता के कारण मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिए गए और 16 अगस्त 1940 को
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप को मनाने का आह्वान किया गया। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी और काफ़ी दंगे भड़के वो कई दिन तक चलते रहे और इन दंगों में हजारों लोग भी मारे गए थे। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा के अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों को बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। चित्र 12 हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, देश का विभाजन हो गया लेकिन इसमें महिलाओं को बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ा और यह विभाजन की पीड़ा आनंद नहीं दे सकी और हिंसा के साथ हमारे सामने उभर कर आई। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरी दूसरी वीडियोस भी देखें। अगर आपको कोई प्रश्न है या आपको कोई भी कुछ, नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।